हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो हमने पहले पढ़ा था कि हम जब भी फिजिक्स की कोई एक नई ब्रांच डेवलप करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हम या तो किसी फंडामेंटल लॉ से करते हैं या फिर फंडामेंटल इक्वेशन से करते हैं। जैसे हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जब डेवलपमेंट की थी तो उसकी स्टार्टिंग एक फंडामेंटल लॉ से होती है। और वो फंडामेंटल लॉ क्या होता है अपने पास, F इक्वल टू एम ए होता है। या फिर हमने ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स की जब डेवलपमेंट की थी तो उसकी स्टार्टिंग भी एक फंडामेंटल लॉ से होती है। वो फंडामेंटल लॉ क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक फिजिक्स की एक नई ब्रांच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने को एक फंडामेंटल लॉ या फंडामेंटल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जो फंडामेंटल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। ठीक है, तो जैसे अपने पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स में F इक्वल टू एम में क्या होता है, एक फंडामेंटल लॉ होता है। बिल्कुल सिमिलर क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पास क्या होती है, एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स की जितनी भी डेवलपमेंट की है उस डेवलपमेंट के बेस के ऊपर आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इसका जो एक एक जो फिजिकल पहलू है, कोई भी हम मैथमेटिकल टर्म निकालेंगे उसका फिजिकल पहलू के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसकी क्या क्या अचीवमेंट है, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इन सब के ऊपर आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने को क्या बोलता है, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है अपने को, ये होता है डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच बार बाय 2। ठीक है, एक्स यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पी एक्स यहाँ पे मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वांटम मैकेनिकली मोमेंटम क्या होता है अपने पास, एच कट के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी की अगर मैं वैल्यू रखूँ, मोमेंटम की वैल्यू रखूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा एच कट हमने बाहर लिख लिया डेल एक्स और साथ में क्या जाएगा डेल के मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच बार बाय 2। ठीक है, अब एच बार से ये एच बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अपने को क्या मिलेगा, डेल एक्स डॉट डेल के अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ से मैं डेल एक्स को तो यहीं पे रखता हूँ और डेल के को उठा के उस तरफ लेके चला जाता हूँ तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 1/2 डेल के। ठीक है, ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी अपने पास। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो डेल के है, डेल के को टेंस टू 0 मान लूँ, ठीक है, तो अपने पास जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो कितना हो जाएगी, डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने को यही तो बोलता है, अगर एक चीज़ में अपने को 100% एक्यूरेसी है तो दूसरी चीज़ में अनसर्टेनिटी कितना मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, तो अगर डेल के एक्स में अगर एक्यूरेसी कितना है, 0 है, मतलब एग्जैक्ट हम उस चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं, तो जो पोजीशन है वो कितना, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट है, इसका फिजिकल पहलू क्या है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इस केस में जो पार्टिकल है, डेल एक्स इनफाइनाइट है, तो इस केस में जो पार्टिकल है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कहीं पे भी पाया जा सकता है। ठीक है, डेल एक्स का मतलब क्या है कि अपने पास जो पार्टिकल है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कहीं पे भी पाया जा सकता है। अब अपने पास ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पाया जाए, तो इसका आंसर है अपने पास जो फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की रेंज में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो पार्टिकल कैन एग्जिस्ट फ्रॉम, सो पार्टिकल can be exist from minus infinite to plus infinite, that is known as free particle, free particle। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने यहाँ पे लिया है डेल के
इक्वल टू 0, अनसर्टेनिटी इन के क्या होता है अपने पास, वेव वेक्टर होता है, ये कितना है 0 है, ठीक है। और जो के की वेव वेक्टर की अपने पास वैल्यू होती है, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है अपने पास 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। अब अगर मैं के का डेरिवेटिव करूँ, के का डेरिवेटिव करूँगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डेल के इक्वल टू ये मिलेगा -2 पाई और ये लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और साथ में डेल लैम्डा, ठीक है। अब डेल के की वैल्यू कितना है अपने पास 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू, आ जाएगा -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा, ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो नहीं सकती, तो डेल लैम्डा इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, तो ये आ जाएगा डेल लैम्डा इक्वल टू 0। अब अगर डेल लैम्डा इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अपने पास जो लैम्डा है वो क्या है, ये जो लैम्डा है वो क्या है अपने पास कॉन्स्टेंट है। अब लैम्डा कांस्टेंट है, इस चीज़ का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो पार्टिकल है, पार्टिकल से एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेव है या जो मैटर वेव है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला था, जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो उससे एक एसोसिएटेड क्या होती है, वेव होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं या फिर डी ब्रोगली वेव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इस पार्टिकल से एसोसिएटेड ये जो वेव है, इस वेव की वेवलेंथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बोला था कि जो पोजीशन है वो कितना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है, इनफाइनाइट है, मींस पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी पाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अपने पास जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है वो माइनस इनफाइनाइट से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है, और साथ में उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या है, कांस्टेंट वेवलेंथ के साथ वो वहाँ पे मूव कर रही है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट होने का फिजिकल मतलब ये है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, सो देयर इज वेव एसोसिएटेड विद फ्री पार्टिकल, सो देयर इज वेव एसोसिएटेड विद फ्री पार्टिकल विच इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही है, कमिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से आ रही है और जा कहाँ पे रही है, प्लस इनफाइनाइट, तो एंड गोइंग टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, विद साथ में उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट वेवलेंथ है, विद कांस्टेंट वेवलेंथ, ठीक है। और ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से आ रही है, प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है और साथ में उसकी जो वेवलेंथ है वो भी कांस्टेंट है, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं प्लेन वेव। तो दैट इज नोन एज प्लेन वेव। तो आई होप आपको लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट होने का मतलब समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव की वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी, और अनसर्टेनिटी क्या थी अपने पास, माइनस इनफाइनाइट से डेल एक्स की वैल्यू कितना थी, इनफाइनाइट थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन वेव है या फिर जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है ये माइनस इनफाइनाइट से आ रही है और प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है, और साथ में इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ऐसी वेव को हमने क्या नाम दिया है, प्लेन वेव नाम दिया है, ठीक है। अब अपने पास से जो प्लेन वेव है, प्लेन वेव की 4 टाइप की पॉसिबिलिटी हम लिख सकते हैं। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देन देयर आर 4 पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेन वेव, देन देयर आर 4 पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेन वेव। अब 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी रहेंगी, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो हमने लिखा साई इक्वल टू ए की पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये अपने पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी रहेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या लिख सकता हूँ, साई इक्वल टू ए की पावर माइनस आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने पास साई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फोर्थ पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, साइन की जगह कोस आ जाएगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास, साई इक्वल टू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये 4 पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएंगी, ये चारों पॉसिबिलिटी हो जाएंगी अपने पास प्लेन वेव की।
तो हम ये बोल सकते हैं ये जो चारों इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करती है, जो कहाँ से आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से आ रही है और प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है। अब अपना जो अगला टास्क है, अगला टास्क क्या है कि हम यहाँ पे एक इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश की। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमने डेवलप क्यों की, इंटीग्रल इक्वेशन भी हम डेवलप कर सकते थे। तो इसका जवाब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तो उसको सोल्व करना आसान है एज कंपेयर टू इंटीग्रल इक्वेशन। जो इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। सेकंड, ये अपने पास जो क्वांटम स्टेट है वो एक लीनियर वेक्टर है, किसके अंदर, लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है। और जो अपने पास ये जो लीनियर वेक्टर स्पेस में है तो हम यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों ली, पहला तो इसको इजीली सोल्व किया जा सकता है, सेकंड ये कि अपने पास जो लीनियर वेक्टर है वो क्या है, किस लीनियर वेक्टर है वो किसके अंदर है, लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर है। तो हम यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और इसकी हेल्प से इसको सोल्व करना भी क्या रह जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे। जैसे हमने मान लिया डी स्क्वेयर ए इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर ए बाई डी एक्स प्लस ये क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या ले लिया और साथ में a इक्वल टू 0। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमने जो p और q लिए हैं, ये p और q क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप की हम कोई इक्वेशन यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब जो डेवलपमेंट की कंडीशन है वो कंडीशन क्या क्या रहने वाली है, पहली अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डेवलप करेंगे। सेकंड, ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, हमने ये जो कोफिशिएंट लिए हैं, अपने पास एक p है, दूसरा क्या लिया है यहाँ पे, ये ओमेगा और k के फंक्शन नहीं होने चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। और सेकंड, जो लीनियर कॉम्बिनेशन, मान लिया मेरे पास ये कोई भी दो इक्वेशन ली, इनमें से मैंने दो इक्वेशन ली, इसका भी अपने पास एक सॉल्यूशन है और इसका भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दूं तो वो भी उस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको डेवलप करने की स्टार्टिंग करते हैं। तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या बोला कि अपने पास जो पार्टिकल है, पार्टिकल जब मूव करता है तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या है, वेव है। तो कुछ साइंटिस्ट क्या बोले, हम वेव इक्वेशन का यूज करके ही ऐसी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में जिसका हम यूज कर सके या जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। तो फिर यहाँ पे वेव इक्वेशन ली गई। वेव इक्वेशन क्या है, अपने पास वेव इक्वेशन है करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर और करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर, ये अपने पास वेव इक्वेशन होती है। तो अब इस वेव इक्वेशन का यूज अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में करना चाहते हैं तो ये वेव इक्वेशन किसको, क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको जो क्वांटम मैकेनिक्स की कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया है, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर। हम कोई भी इनमें से एक इक्वेशन उठा लेंगे, ये वाली इक्वेशन हमने उठा ली, ठीक है। और हमें यहाँ पे चाहिए क्या क्या, अपने को यहाँ पे चाहिए करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, और एक तो ये वाली टर्म चाहिए, दूसरा कौन सी चाहिए, करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशन है, प्लेन वेव इक्वेशन है, इसका हम एक बार तो एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और दो बार इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद ये दोनों जो इक्वेशन आएंगी उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है। ये सब हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमने यहाँ पे वेव इक्वेशन ली है। वो हमने चार इक्वेशन जो मानी थी, प्लेन वेव की चार पॉसिबिलिटी मानी थी, उनमें से फर्स्ट वाली हमने यहाँ पे ले ली। इसका हम दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका एक बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो आइटा के आगे आ जाएगा, बाकी की टर्म एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। और ये जो कंप्लीट वाली जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे साई लिख दिया क्योंकि साई की वैल्यू अपने पास यही थी, ठीक है। इसका अगेन किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आइटा के एज इट इज साई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। तो साई की वैल्यू क्या है अपने पास ये है, इसका फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो आइटा के फिर से आ जाएगा, साई यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक जो टर्म आएगी उसको फिर से क्या पुट कर देंगे, साई पुट कर देंगे। आइटा इंटू आइटा क्या होता है अपने पास, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर होता है। आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर साई आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। सिमिलर अपने पास जो
ये वाली जो इक्वेशन है इसका टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे तो 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद अपने पास क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी बोल दिया। इस ए और बी को हम उठा के इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा करली स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर साई। ये के स्क्वायर साई किसकी वैल्यू है करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। और ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है अपने पास करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, या नेक्स्ट स्टेप में इस साई को इस साई से हमने कैंसिल कर दिया। के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा अपने पास यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। वी स्क्वायर की वैल्यू तो के स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, वी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा बाय के आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिलेगा ओमेगा बाय के। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पे फेज वेलोसिटी मिल रही है। ये क्या अपने पास फेज वेलोसिटी मतलब पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उस एक वेव की वेलोसिटी अपने को यहाँ पे मिल रही है। पर बाद में बताया गया था डी ब्रोगली साहब ने तो बोला था कि पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव है। पर जैसे ये मेरे पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो डी ब्रोगली साहब कह रहे थे इस पार्टिकल से एसोसिएटेड ये वेव मूव कर रही है। पर जब इस वेव की वेलोसिटी निकाली गई और इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली गई तो वेव की वेलोसिटी इस पार्टिकल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर वो वेव उस पार्टिकल से एसोसिएटेड कैसे हो सकती है। फिर बाद में बताया गया कि इस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक ग्रुप ऑफ वेव मूव कर रही है। तो यहाँ पे अपने को फेज वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट थी किसकी ग्रुप वेलोसिटी की। ठीक है, पर यहाँ पे अपने पास क्या आ रही है फेज वेलोसिटी आ रही है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो वेव इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज नहीं कर सकते। अब इसका रीजन हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज वेलो यहाँ पे क्या आ रही है अपने पास फेज वेलोसिटी आ रही है। पर क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम वेव पैकेट का कंसेप्ट लेके चल रहे थे। अब बाद में कुछ साइंटिस्टों के द्वारा बोला गया कि अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। पर फिर बाद में बताया गया कि जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये जो मैटर वेव की जो कंडीशन है मैटर वेव की जो कंडीशन है या फिर जो डी ब्रोगली वेव की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास ये जो मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसलिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन क्या होती है अपने पास करली स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर। ठीक है, एक तो वेव इक्वेशन ये है। दूसरा वेव इक्वेशन क्या है अपने पास करली स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बी करली टी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है। पर ये मैटर वेव नहीं है या फिर जो मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनका भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं डी ब्रोगली साहब श्रोडिंगर साहब। अब श्रोडिंगर साहब क्या बोलते हैं कि अपने पास ये जो वेव इक्वेशन है वेव इक्वेशन क्या है करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर। अब डी ब्रोगली साहब बोले कि यहाँ पे पोजीशन का भी डबल डेरिवेटिव है, इधर टाइम का डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब अगर मैं टाइम का एक डेरिवेटिव कम कर दूँ ठीक है टाइम का अगर मैं एक डेरिवेटिव कम कर दूं फिर हम इस इक्वेशन का क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं और ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं यहाँ पे फिर से हम जो हमने 4 इक्वेशन ली थी प्लेन वेव इक्वेशन की 4 पॉसिबिलिटी मानी थी उनका यूज करके 2 तो उनमें से सेटिस्फाई करेगी ही नहीं, जो साइन और कोस वाली है वो तो सेटिस्फाई करेगी नहीं। तो जो पहली जो 2 इक्वेशन है पहली 2 इक्वेशन कौन सी थी अपने पास साई इक्वल टू ए की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, एक तो ये थी, दूसरी क्या थी साई इक्वल टू ए की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब इन इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका टाइम का एक डेरिवेटिव कम कर देंगे तो साई का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके यहाँ पे पुट कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये वाली जो इक्वेशन है वेव इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली यहाँ पे इसका एक डेरिवेटिव कम करके लिख देते हैं करली टी हमने लिख दिया। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे हटा दिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूँ किसकी इसका मैं एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करूँगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर। अभी हमने डेरिवेटिव निकाला था आइटा के स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर इंटू में साई, ये वाली वैल्यू अपने को मिल जाएगी। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करूँगा तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस के और साथ में ये साई के स्क्वायर साई।
ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब इसी इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास करली साई बाय करली टी इक्वल टू माइनस आयटा ओमेगा और ये साथ में साई। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब ये स्टार और डबल स्टार उठा के ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर कैपिटल ए बोल देते हैं वेव इक्वेशन को, दोनों इसके अंदर पुट कर दूं तो पुट करने के बाद क्या आएगा अपने पास, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस के स्क्वायर साई निकाली है, तो आ जाएगा माइनस के स्क्वायर साई इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर, करली साई बाय करली टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस आयटा ओमेगा साई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगी माइनस आयटा ओमेगा और इनटू में ये साई यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये साई से ये साई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी आयटा ओमेगा बाय वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालो तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी आयटा ओमेगा बाय के स्क्वायर। अब अपने पास ये जो रिलेशन आया है ये फेज वेलोसिटी तो है नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये वर्क का फंक्शन है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को, ये जो हमने लिखा है वी स्क्वायर इक्वल टू आयटा ओमेगा बाय के स्क्वायर जो हमने लिखा है, इसको हम एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया और एच कट स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड करवा दिया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा आयटा एच कट हमने यहाँ पे लिखा और जो एच कट ओमेगा है इसको अलग से लिख लिया, डिवाइड बाय जो नीचे है एच कट के और इसके कंप्लीट का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एच कट के क्या होता है अपने पास, एच कट के होता है मोमेंटम, तो नीचे तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर, बोले तो पी का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर अपने को क्या मिलेगा, ये आयटा एच कट हम यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं, और एच कट ओमेगा क्या होता है अपने पास, एनर्जी होती है, तो ये वाली इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें क्या इक्वेशन मिली थी, इक्वेशन मिली थी वी स्क्वायर इक्वल टू आयटा आयटा एच कट ए और साथ में पी स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास जो पार्टिकल है वो कैसा पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, ठीक है, और फ्री पार्टिकल की ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एनर्जी की जगह क्या रख देंगे, एनर्जी की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आयटा एच कट यहाँ पे एज इट इज, और एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, काइनेटिक एनर्जी होगी पी स्क्वायर बाय 2m, तो यहाँ पे e की वैल्यू रख देते हैं, यह आ जाएगा अपने पास पी स्क्वायर बाय 2m और डिवाइड बाय पी स्क्वायर अपने पास एज इट इज, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद वी स्क्वायर की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी आयटा एच कट और डिवाइड बाय 2m, ठीक है, ये वी स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्क का तो फंक्शन नहीं है, मीन्स ये जो हमने वेव इक्वेशन ली थी करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर करली साई बाय करली टी, हमने टाइम का जब एक डेरिवेटिव कम किया तो एक डेरिवेटिव कम करने के बाद ये जो इक्वेशन आ रही है ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्वांटम मैकेनिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और इसी इक्वेशन को फिर हमने नाम दे दिया श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन क्या है अपने पास, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वी स्क्वायर उठा के मैं इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा वी स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू करली साई बाय करली टी। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, आयटा एच कट करली आयटा एच कट 2 डिवाइड बाई 2m है, और वी का स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिलेगा आयटा एच कट डिवाइड बाई 2m करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू करली साई बाय करली टी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो आयटा एच कट है इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या जाएगा अपने पास, ये अपने को मिल जाएगा आयटा एच कट डिवाइड बाई 2m करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयटा एच कट से मल्टीप्लाई करवाना है तो आयटा एच कट से ये मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते आयटा एच कट से और करली साई बाय करली टी। अब यहाँ पे आयटा आयटा क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयटा एच कट करली साई बाय करली टी।
अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में, ये जो वेव इक्वेशन थी इसका एक डेरिवेटिव जो हमने कम किया था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद अपने पास ये वाली इक्वेशन आती है जिसको हमने क्या बोल दिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो अपने पास इक्वेशन आई है ये किसके लिए, फ्री पार्टिकल के लिए है और वन डायमेंशन के लिए है। तो इट इज श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन फॉर फ्री पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन फॉर फ्री पार्टिकल। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टी हो जाएंगी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगी कि अपने पास ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब अपने पास ये जो वेव इक्वेशन हमने ली है, वेव इक्वेशन क्या ली है अपने पास, करली स्क्वायर सॉरी जो श्रोडिंगर इक्वेशन करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर करली साई बाय करली टी। तो यहाँ पे जो पोजीशन है, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव है अपने पास, या फिर स्पेस का डबल डेरिवेटिव, और जो टाइम है इसका सिंगल डेरिवेटिव है। इसलिए जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दोनों कैसे होने चाहिए अपने पास, कंटिन्यूस होने चाहिए, तभी अपने को डबल डेरिवेटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपने पास इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या बोल सकते हैं, सपोज दैट अपने पास ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक पहला साई 1 सॉल्यूशन है और दूसरा साई 2 सॉल्यूशन। साई 1 सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और साई 2 सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशन का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन की कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली है मॉडिफाई फॉर्म में वो क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयटा एच कट करली साई बाय करली टी। ये वाली इक्वेशन हमने लिखी है। तो यहाँ पे अपने पास ये जो m है, m क्या है, m यहाँ पे पार्टिकल का मास है। जिस पार्टिकल के मास के बारे जिस पार्टिकल के हम मोशन के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो उस पार्टिकल का मास हमने यहाँ पे ले रखा है। अब अगर हम जिस पार्टिकल की मोशन के बारे में स्टडी करें, मान लिया ये पार्टिकल इस मोशन इसकी मोशन के बारे में हम स्टडी करें, अगर इस पार्टिकल का मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन है, मतलब ये पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच नहीं कर रहा है, इस पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है लाइट की स्पीड से, तभी हम इस इक्वेशन की हेल्प से इस पार्टिकल के मोशन या इस पार्टिकल का जो बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से। अब अगर ये पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच करता है तो पार्टिकल का मास क्या करेगा, वेरी करेगा। और पर अपने पास ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये कांस्टेंट मास के लिए है। ठीक है, अब अगर अब वो लाइट की स्पीड से अप्रोच करेगा, रिलेटिविस्टिक्स मोशन में जाएगा, तो पार्टिकल का मास इंक्रीज होगा किस रिलेशन से, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट। इससे क्या होगा, पार्टिकल का मास इंक्रीज होगा। पर ये वाली इक्वेशन किसके लिए है अपने पास, ओनली कांस्टेंट मास के लिए है। तो हम फर्स्ट जो लिमिटेशन है उसमें ये बोल सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने पास ओनली ऑन जो नॉन रिलेटिविस्टिक्स मोशन है उसके लिए वैलिड है, और अगर रिलेटिविस्टिक्स मोशन की बात आती है तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वैलिड नहीं है। पर जहाँ पे रिलेटिविस्टिक्स मोशन की बात आई, अब उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, तो इसके लिए अपने पास दो इक्वेशन आती है। पहली तो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन आती है, उसके बाद डिराक इक्वेशन आती है। ठीक है, दोनों के ऊपर हमने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। अब उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है वो ओनली सिंगल बॉडी को सोल्व करने में ही सक्षम है। अगर 2 बॉडी प्रॉब्लम है या 3 बॉडी प्रॉब्लम है या मैनी बॉडी प्रॉब्लम है तो मैनी बॉडी प्रॉब्लम को मैं इस इक्वेशन की हेल्प से सोल्व नहीं कर सकता। हालांकि 2 बॉडी प्रॉब्लम को हम इसी इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। 2 बॉडी प्रॉब्लम को हम 1 बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास। ठीक है, तो हम 2 बॉडी को 1 बॉडी में प्रॉब्लम 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके रिड्यूस मास की हेल्प से फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं 2 बॉडी को भी। अगर 3 बॉडी प्रॉब्लम है या मैनी बॉडी प्रॉब्लम है तो ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं है। अब हम बात करेंगे, ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने पास 1 डायमेंशन के अंदर थी, अब बात करेंगे 3 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल हमने क्या निकाली है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल ये हमने निकाली थी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर
और जो ये साई है वो एक्स और टी का फंक्शन है, इक्वल टू आइटा एच कट करली साई बाय करली टी, और ये साई यहाँ पे भी एक्स और टी का फंक्शन है। ये वाली हमने निकाली थी। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की। तो 3 डायमेंशन में ये वेव इक्वेशन अपने पास क्या, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो कैसे आएगी, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। ये तो क्या है, 1 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर साई, साई फिर से किसका फंक्शन रहेगा, एक्स और टी का फंक्शन रहेगा, इक्वल टू आइटा एच कट करली साई बाय करली टी, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, और साथ में r के अंदर तीनों डायमेंशन है, x y z और साथ में t। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने पास ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाली डेल स्क्वायर, ये जो डेल स्क्वायर है और ये जो एच कट स्क्वायर है माइनस एच कट स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है, अपने पास मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है 3 डायमेंशन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है, यहाँ पे ये जो साई है, ये साई यहाँ पे एज इट इज साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, इक्वल टू ये जो आइटा एच कट करली साई बाय करली टी, और यहाँ पे ये जो आर और ये जो टी है वो एज इट इज। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक एनर्जी का ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, और वो ऑपरेटर क्या बोल दिया हमने, एच यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बताता है, टोटल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या होती है अपने पास, एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पर यहाँ पे फ्री पार्टिकल की बात हो रही है, तो फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, ओनली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे एच पुट कर दूंगा। एच पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू साई आर और टी इक्वल टू माइनस आइटा एच कट करली साई बाय करली टी, और ये आर और टी का फंक्शन है। और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एच की जो वैल्यू वो क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, और ये जो h है, इस h को हम नाम देते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन। ठीक है, जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ये तो बात किसकी थी, फ्री पार्टिकल की थी। अब अगर मैं उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं, तो अपने पास जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन की काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल दी हमने, वी ऑफ आर बोल दी। तो हैमिल्टोनियन की जगह हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैं ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी ऑफ आर ब्रैकेट इनटू में क्या रहेगा, ये साई आर और टी। ठीक है, और इक्वल टू आइटा एच कट, आइटा एच कट, ये माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल का ही आएगा, माइनस साइन नहीं है तो इक्वल ही है ये। ठीक है, आइटा एच कट करली साई बाय करली टी, और ये आर और टी का फंक्शन है। अब जो अपने पास पी स्क्वायर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या यूज की थी हमने, माइनस एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटू में डेल स्क्वायर, और साथ में ये वी ऑफ आर एज इट इज ब्रैकेट क्लोज साई आर टी इक्वल टू के साइड वाली टर्म एज इट इज आइटा एच कट करली साई बाय करली टी और आर एंड टी। ये वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो साई है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये इसके साथ भी आ जाएगा और ये इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद अपने पास जो इक्वेशन आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलेंगे, जो किसको 3 डायमेंशन में होगी। तो मैं आगे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ये क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, साथ में क्या था, डेल स्क्वायर था। साई को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे साई आर टी आ जाएगा, फिर आर के साथ जो वी ऑफ आर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा वी ऑफ आर और इसकी साई आर एंड टी इक्वल टू आइटा एच कट करली साई बाय करली टी। ठीक है, और ये आर और टी का फंक्शन है। ये वाली अपने पास क्या आई है, यहाँ पे कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है। तो ये क्या है अपने पास, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे टाइम की डिपेंडेंसी आ रही है। अब एक अपने पास ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हो सकती है।
अब अगर हम टाइम की इंडिपेंडेंसी की बात करें तो ये तो टाइम डिपेंडेंट थी, अब टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या है, मैंने साई जो किसका फंक्शन है, आर और टी का फंक्शन है, मैं इसको क्या लेता हूँ, साई आर लिख लेता हूँ और फाई टी लिख लेता हूँ, ठीक है। और जो पीछे ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं ये पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद क्या है कि जहाँ पे साई है, साई की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, साई आर और फाई टी पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m, ये फाई टी और डेल स्क्वेयर साई, और साई किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, प्लस वी ऑफ आर, और आर वी के साथ भी साई है तो यहाँ पे भी ये दोनों टर्म आ जाएंगी, साई आर मिल जाएगा और फाई टी मिल जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या है अपने पास, आयटा एच कट है, करली बाय करली टी है, और साथ में फाई, फाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो टी का फंक्शन, फाई टी का फंक्शन है तो टी के डेरिवेटिव के साथ लिखेंगे, ठीक है। और जो साई ऑफ आर है उसको कांस्टेंट मान के अलग लिख लेंगे, ये साई ऑफ आर को कांस्टेंट मान के अलग लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय साई आर, और मैंने इसको फाई टी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साई आर और फाई टी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साई आर और फाई टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साई डिवाइड में साई आर और फाई टी आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये जो फाई है ये इस फाई से ये फाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये साई ऑफ आर से ये साई ऑफ आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो बची हुई टर्म है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या क्या बच जाएगा अपने पास, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर साई ऑफ आर, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचा था, साई आर बचा था, तो ये साई आर हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, प्लस यहाँ पे दोनों टर्म कैंसिल होगी तो क्या आ गया, वी ऑफ आर इक्वल टू क्या बचा, आयटा एच कट, और नीचे क्या बचा है, फाई और टी, ठीक है, और करली फाई बाय करली टी, और ये टी का फंक्शन है, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, ये प्लस का साइन है यहाँ पे। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूँ तो कंप्लीट क्या है, स्पेस पार्ट है, स्पेस पार्ट, और राइट हैंड साइड में कंप्लीट क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो ये क्या है, टाइम वाला पार्ट, टाइम पार्ट। अब ये जो स्पेस पार्ट है और ये जो टाइम वाला पार्ट है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अब अगर मैं स्पेस पार्ट को किसी अदर क्वांटिटी के इक्वल मान लूँ तो टाइम वाला पार्ट भी उस अदर क्वांटिटी के क्या होगा, किसी टाइम पे उसके इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो स्पेस पार्ट है इसको किसी अदर क्वांटिटी के इक्वल मान लिया, ये अदर क्वांटिटी क्या थी, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m, स्पेस पार्ट को कंप्लीट लिख रहा हूँ मैं, डेल स्क्वेयर साई ऑफ आर इक्वल टू साई ऑफ, ये आएगा नीचे साई और साई के साथ आर, प्लस वी ऑफ आर, ठीक है। इसको कंप्लीट को मैंने किसके इक्वल मान लिया, एक अदर क्वांटिटी ई के इक्वल मान लिया, ठीक है। बिल्कुल अपने पास ये जो टाइम वाला पार्ट है इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, आयटा एच कट और करली फाई और टी, और करली फाई बाय करली टी, और फाई इज द फंक्शन ऑफ टी, इसको भी हमने किसके इक्वल मान लिया, ई के इक्वल मान लिया। अब ये जो स्पेस वाला पार्ट है इसको बोथ साइड साई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, साई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अपने को साई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साई, यहाँ पे भी साई से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे भी साई से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे भी साई से मल्टीप्लाई करवाया, तो इस साई से ये साई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बची हुई इक्वेशन है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर साई, ठीक है, प्लस वी ऑफ आर, और आर के साथ में साई इक्वल टू ई साई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और ये आर का फंक्शन है, साई आर का फंक्शन है, ठीक है, ये भी आर का फंक्शन है। ये वाली अपने पास जो आई है वो क्या आ जाएगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये भी किस में है, इन 3 डायमेंशन। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन की टाइम डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। मैं ये वाली इक्वेशन आगे लिखता हूँ और इस इक्वेशन की हेल्प से वेव फंक्शन की टाइम की जो डिपेंडेंसी है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है अपने पास, ये आई थी आयटा एच कट, और डिवाइड बाई क्या था अपने पास, ये डिवाइड बाई था ये वाली इक्वेशन, ठीक है। साई फाई टी और फाई टी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये फाई
और ये टी का फंक्शन है करली फाइव बाय करली टी, ठीक है, और ये भी टी का फंक्शन है, इक्वल टू मैंने किसके माना था, ई के माना था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो आई अटैच कट है इसको इस तरफ उठा ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5t करली फाइव बाय करली टी और इक्वल टू ई बाय आइटा एच कट, और ये जो फाई है वो टी का फंक्शन है, ठीक है। बार बार अगर याद ना रहे तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो डी टी है इसको उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट, ये मिलेगा अपने को डी फाई बाय फाई टी, और इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये आ जाएगा इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, ई आइटा एच कट, और ये डी टी इस तरफ आ जाएगा, ये डी टी इस तरफ आ गया, साथ में इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln a हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा ln फाई, और जो फाई है वो टी का फंक्शन है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस आइटा ई टी, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, टी बच जाएगा, ठीक है। आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा, आइटा से डिवाइड करूंगा इस वाली टर्म को, तो ये नीचे क्या मिलेगा, एच कट मिलेगा, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln a मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस a को उठा के ln a को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये आ जाएगा ln log फाई t, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा ln a इक्वल टू माइनस आइटा e t बाय एच कट। इसको क्या कर सकता हूँ, लोग m/n कर सकता हूँ, तो ये मिल जाएगा ln मैंने बाहर निकाला, ये आ जाएगा फाई इज़ द फंक्शन ऑफ t डिवाइड बाय a इक्वल टू माइनस आइटा ई टी बाय एच कट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इस log को भी इस तरफ लेके आता हूँ तो ये सब किस में हो जाएगा, e की पावर में चला जाएगा, और साथ में ये a भी इधर लेके आ जाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई टी तो एज इट इज़ रहेगा, और ये मिलेगा अपने को a इस तरफ आया, ये पूरा a की पावर में चला जाएगा, माइनस आइटा ई टी डिवाइड बाय एच बार एच कट। अब अपने पास ये जो फाई टी की वैल्यू आई है, इस फाई टी की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, हमने ये जो सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज किया था ना, साई इज द फंक्शन ऑफ आर और टी, इसको सेपरेट करके लिखा था हमने, ये साई ऑफ आर लिखा था और साथ में फाई टी लिखा था। फाई टी की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए साई ऑफ आर और साथ में ई की पावर माइनस आइटा ई टी बाय एच बार। अब ए की जो वैल्यू है वो हम कितना मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू कितना मान ली, 1 मान ली, तो ये क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा साई आर एंड टी इक्वल टू साई आर ई की पावर माइनस आइटा ई टी बाय एच बार। अब ये वाला जो रिजल्ट आया है ये किसको रिप्रेजेंट करके बताता है, वेव फंक्शन की टाइम डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करके बताता है। तो ये थी अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।